सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग एनएफओ के ऊपर। रिसेंटली टाटा एआई ने अपना एक नया एनएफओ मार्केट में जस्ट लॉन्च किया है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड इस टाइम पे काफी अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज टाटा एज अ ब्रांड इंडिया का बहुत पुराना और बहुत बड़ा ब्रांड आज के डेट में बन चुका है। और इनके अगर हम प्रीवियस फंड की बात करें, जो फंड ऑलरेडी ये एज एनएफओ लेकर आ चुके थे कुछ टाइम पहले, उनके रिटर्न भी इस टाइम पे काफी अच्छे चल रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है, जो फंड पहले लेकर आए हैं रिटर्न बढ़िया है, तो आई थिंक ये अभी जो नया एनएफओ लेकर आए हैं यहाँ पर भी रिटर्न का चांस काफी अच्छा रह सकता है, क्योंकि इनका मैनेजमेंट का तरीका इवन बहुत अच्छा है। पिछले काफी टाइम से जो भी एनएफओस लेकर आते हैं कुछ सोच समझ के लेके आते हैं और पब्लिक की नीड के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ फंड्स को लॉन्च करते रहते हैं। तो अभी एक नया एनएफओ टाटा एआई ने लॉन्च किया है। ये जो एनएफओ है ये अवेलेबल रहेगा यूलिप प्लान्स के साथ में। और पोटेंशियल डिमांड की बात करें तो कितना पोटेंशियल है, कितना डिमांड है, हम आज की वीडियो में डिस्कस यही करने वाले हैं। तो आज हम पूरा एनालिसिस करने वाले हैं इसी फंड को लेकर, ये फंड किस टाइप से काम करने वाला है। अगर अभी आप प्लानिंग इसमें कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो मेरी ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आप लोग को मिल सके। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। वीडियो अगर पसंद आपको आती है तो आप इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। पीपीटी के माध्यम से अगर हम इसे अंडरस्टैंड करें सबसे पहले फंड को, तो फंड का नाम होने वाला है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू करते हैं कि फंड क्या है और किस टाइप से काम कर रहा है। तो बेसिकली एक टाइप का फ्लेक्सी कैप फंड भी है, ठीक है। जो पैसे आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, आपका पैसा मिड कैप सेक्टर्स में, लार्ज कैप सेक्टर्स में एंड स्मॉल कैप सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। ये एक अच्छा ऑप्शन है। जब भी हम कोई लार्ज कैप सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मन में एक डर ये होता है कि यार अगर लार्ज कैप कुछ टाइम के लिए परफॉर्म नहीं करेगा तो हम रिकवरी फिर किससे करेंगे। कई बार स्मॉल कैप, अगर किसी इंडिविजुअल अगर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, थोड़ा सा मन में लगता है कि यार अगर ये सेक्टर कुछ टाइम के लिए परफॉर्म अगर नहीं करेगा तो रिटर्न मेरा डाउन जाएगा। बट फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स के अंदर क्या फायदा होता है कि कल के डेट में अगर मान लो लार्ज कैप सेक्टर का रिटर्न बढ़िया नहीं दे रहा है, तो उस टाइम से कंपनी आपका मैक्सिमम पैसा मिड कैप में और स्मॉल कैप में रखेगी। अगर मिड कैप परफॉर्मेंस बेटर नहीं दे रहा है उस टाइम पे, तो आपका मेजरली पैसा लार्ज कैप या स्मॉल कैप में रहेगा। अगर स्मॉल कैप परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो मोस्टली पैसा आपका मिड कैप या लार्ज कैप के अंदर रह सकता है। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स के अंदर की डिपेंडेंसी आपकी सिर्फ एक लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे नहीं है, तीनों ऑप्शन अवेलेबल है। तो कल के डेट में अगर मान लो लार्ज कैप नहीं भी चल रहा है तो थोड़ी बहुत रिकवरी मिड कैप या स्मॉल कैप से हो सकती है। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स की डिमांड हमेशा से रहती है। जब भी कुछ नए एनएफओस आते हैं तो ज्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं फ्लेक्सी कैप टाइप फंड्स के अंदर। तो अगर हम बात करें इसके अगर फंड की, तो यहाँ पर टोटल 300 कंपनी रहेंगी। आउट ऑफ 300 कंपनीज आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब वो टॉप 50 में से स्मॉल कैप की कंपनी कितनी भी हो सकती है, लार्ज कैप की कंपनी भी कितनी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि परफॉर्मेंस किसका बढ़िया आ रहा है। अगर स्मॉल कैप सेक्टर परफॉर्मेंस बढ़िया आ रहा होगा मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले, तो मेजरली पैसा स्मॉल कैप में डला रहेगा आपका। ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। किसी किसी फंड में क्या होता है, बाउंडेशन होता है कि नहीं हमें 25% मेंटेन करना ही करना है स्मॉल कैप के अंदर या मिड कैप के अंदर। बट यहाँ पे अच्छी चीज आपके लिए है ना कि कल के डेट में अगर मान लो स्मॉल कैप भी परफॉर्म अगर नहीं कर रहा है, तो मेजरली पैसा स्मॉल कैप से निकाल करके आपका मिड कैप या लार्ज कैप में डाल देंगे। अगर मिड कैप नहीं चला तो लार्ज कैप स्मॉल कैप में डाल देंगे, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपके लिए फायदा ये है कि अगर जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है उसको वहां से निकाल दिया जा रहा है और जो परफॉर्म कर रहा है उसमें कंसिस्टेंसी के साथ में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, राइट। इसमें रीबैलेंसिंग भी अवेलेबल है। साल में 4 बार यहाँ पे रीबैलेंसिंग होगा। मतलब जो टॉप 50 स्टॉक्स का सिलेक्शन किया गया है आउट ऑफ 300, कंपनी ये भी चेक करेगी हर 3 महीने के अंदर कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जो परफॉर्म बेटर नहीं करेंगे या फिर उससे अगर कोई बेटर स्टॉक तो परफॉर्म करता है तो उसको हटा करके एक नए स्टॉक को वहां पर ऐड कर देंगे। तो ये इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी है, जिस वजह से आपका रिटर्न भी बढ़िया बनेगा। ये कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जहां पर मान लो 50 कंपनी के स्टॉक अगर हैं तो पैसा आपका उसी में इन्वेस्टेड रहता है। कई फंड्स में रीबैलेंसिंग अवेलेबल नहीं होती है, मोस्टली अगर हम एक्टिव फंड की अगर बात करें तो। लेकिन ये इंडेक्स फंड है तो यहाँ अपना जो पैसा लगा रहे हैं इसमें रीबैलेंसिंग अवेलेबल है और साल में 4 बार यहाँ पर रीबैलेंसिंग आपकी होती रहेगी, जिससे आपका रिटर्न जो है मैक्सिमाइज भी होता रहेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें इस एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की और एंड डेट की, इसका स्टार्टिंग डेट और एंड डेट क्या होने वाला है। एनएफओ का स्टार्टिंग डेट रहेगा 16 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो कोशिश ये करिएगा कि 16 तारीख से लेकर के इसको आप 30 तक अप्लाई करें, ताकि जो कंफर्मेशन है अलॉटमेंट का वो आपको 10 रुपीज के हिसाब से मिल जाए। क्योंकि अगर आप एनएफओ पीरियड में अगर अप्लाई करेंगे तो जो एनईवी का प्राइस है 10 रुपए के हिसाब से देखने को मिलेगा। अलॉटमेंट आपको उसी के बेसिस पे यहाँ पे दी जाएंगी। तो अपना आप डिसीजन खुद ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बाकी एनएफओ का पीरियड जो है
टिल 30 सितंबर तक यहाँ पर रहने वाला है। कंपनीज और स्टॉक की बात करें कि कहाँ कहाँ पैसा आपका लग रहा है, तो अगर हम इसमें स्टॉक्स अगर देखें, सबसे पहले कौन कौन से स्टॉक अभी हैं इस टाइम पे जहां आपका पैसा लगाया जाएगा, मैं कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, बाकी मैं यहाँ पे स्नैपशॉट लगा दूंगा, आप चाहें तो उससे भी देख सकते हैं। इसमें अडानी पावर रहेगा, बेल अवेलेबल है, IRFC अवेलेबल है, जोमेटो है, TVS है, BSE है, सुजलॉन अवेलेबल है, यहाँ पे आपका NCC अवेलेबल है, M6 अवेलेबल है, प्रेस्टीज अवेलेबल है, राइट। तो मल्टीपल बेस्ट सेक्टर्स हैं जो यहाँ पर इस टाइम पे अवेलेबल हैं, जिनकी ग्रोथ वगैरह इस टाइम पे काफी अच्छे खासे चल रहे हैं, ठीक है। अगर सेक्टर्स की बात करें कि सेक्टर यहाँ पे कौन कौन सा अवेलेबल है, तो इस टाइम पे अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो फाइनेंस सेक्टर थोड़ा अच्छा अभी ग्रो कर रहा है, कैपिटल गुड्स भी बहुत बढ़िया अभी इस टाइम पे चल रहा है। तो मैंने आपसे पहले बताया कि यहाँ पे बाइजनेस नहीं है किसी भी एक स्टॉक के साथ में, किसी भी एक सेक्टर के साथ में। जो सेक्टर परफॉर्म करेगा पैसा आपका वहीं लगाया जाएगा, जो सेक्टर परफॉर्म नहीं करेगा वहां से पैसा निकाल के उसमें लगाया जाएगा जो सेक्टर परफॉर्म उस टाइम पे कर रहा है। तो यहाँ मैंने ग्राफ ऑलरेडी ओपन कर रखा है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में 27.7% का यहाँ पे एलोकेशन अभी कर रहे हैं लोग, कैपिटल गुड्स में 22.3% का है, कंस्ट्रक्शन में 7.08 है, पावर में 11.14 है, हेल्थ केयर में 6.62 है, रियल्टी में 3.71 है, मेटल एंड माइनिंग में 4.02 है, कंज्यूमर ड्यूरेबल 6.11 है। बाकी उसके अलावा जो है आईटी में बहुत कम आप देख पा रहे हो, क्योंकि आईटी सेक्टर इस टाइम पे बहुत ज्यादा बूम पे नहीं है। एक टाइम था कि लोग आईटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे थे, मल्टीपल फंड्स भी इवन कर रहे थे पैसा आईटी के अंदर, बट इस टाइम पे रेशियो बहुत कम है क्योंकि आईटी सेक्टर थोड़ा सा परफॉर्म इस टाइम पे बेटर नहीं कर रहा है। बट कल के डेट में अगर आईटी परफॉर्म करना अगर शुरू कर देता है और इस टैक्स के मुकाबले अगर रिटर्न बढ़िया देता है तो मेजरली पैसा कंपनी आपका उस टाइम पे आईटी के अंदर भी डाल सकती है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो, कुछ डाउट कुछ क्वेरीज अभी तक इसके रिगार्डिंग आपको नहीं होंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर हम पास्ट स्टॉक की जो पास्ट फंड्स की जो एज एनएफओ ऑलरेडी आ चुके हैं, सबसे पहले बात करते हैं इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड जो ये फंड है ये एज एनएफओ 2022 में लोगों ने लॉन्च किया रहा। 31 दिसंबर 2022 को ये फंड आया था, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको मालूम होगा। उस टाइम से लेकर अभी तक इस फंड ने जो रिटर्न ऑलमोस्ट दिया है वो 47% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया है। उसी के जैसा डिफरेंट फंड है, एक्चुअली स्मॉल कैप फंड से बिलोंग करता है। फंड का नाम है स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड। ये 2023 में आया था, जुलाई महीने में 24 तारीख को यहाँ पे लगभग आया था और 68% का रिटर्न इसका यहाँ पर शो कर रहा है जब से अब तक ये आया हुआ रिटर्न इंसेप्शन। और उसके अलावा फ्लेक्सी ग्रोथ फंड है जिसमें 27.6% का रिटर्न दिया है। और ये जो फंड है ये 2023 दिसंबर 31 को लॉन्च हुआ, 31 दिसंबर 2023 को ऑलरेडी मार्केट के अंदर ये आ चुका था। तो ये इनकी रिटर्न है जो ऑलरेडी एनएफओस पास्ट के अंदर आ चुके हैं और इनकी ग्रोथ आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि ग्रोथ काफी अच्छा खासा टाटा ने प्रोवाइड किया है इन सारे फंड्स के साथ में। अभी जो नया फंड ये लोग लेकर आए हैं ये वाला थोड़ा सा और पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि हमने जो स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड देखा ये सिर्फ स्मॉल कैप से बिलोंग कर रहा था जो ऑलरेडी पहले लॉन्च कर चुके हैं। फ्लेक्सी ग्रोथ फंड देखा, चलो ठीक है ये थोड़ा फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है, लेकिन अभी जो फंड आया है ये वाला और पोटेंशियल हो सकता है क्योंकि ये इंडेक्स फंड है। एक उसमें ये है कि रीबैलेंसिंग है, तो रीबैलेंसिंग में यही फायदा होता है कि जो स्टॉक नहीं चल रहे होते उसको बाहर निकाल देते हैं और जो चल रहा है उसके साथ कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और पैसा फ्लेक्सी कैप मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह लग रहा है। तो जहां तक मुझे लगता है पोटेंशियल यहाँ पे बढ़िया रहेगा अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई आदमी प्लानिंग करता है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक ग्रोथ का चांस यहाँ पे काफी अच्छा खासा हो सकता है। बट सी ये जो फंड अवेलेबल है यूलिप प्लान के साथ में अवेलेबल है फंड, दिस इज नॉट अ म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले ना एक बार अपना पहले गोल आप बताइए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना किस लिए, आपको चाइल्ड के हिसाब से करना है, रिटायरमेंट के हिसाब से करना है, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से करना है, और आपकी जो नीड है वो आप डिस्कस करिए अपने एडवाइजर से, जिससे भी आप प्लान डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी आपको एडवाइजर एजेंट या गाइड कर रहे हैं उनसे एक बार आप पहले डिस्कस करो कि आपकी नीड्स क्या है और आपकी नीड्स के हिसाब से किस टाइप का प्लान अभी आप देख रहे हैं मार्केट में। क्योंकि यूलिप में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर हम इस फंड को परचेज करना चाहते हैं तो टाटा के मल्टीपल प्लान्स के अंदर आपको ये फंड मिल जाएगा। बट वो डिपेंड करता है कि आपको रिटायरमेंट में जाना चाहिए कि ग्रोथ प्लान जाना चाहिए, चाइल्ड प्लान में आपको जाना चाहिए, राइट। तो डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर। अपना गोल आप अपने एडवाइजर को बताएं, आपके गोल के हिसाब से जो भी प्लान ऑप्शन बेटर रह सकते हैं वो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्योंकि मैं इसमें प्लान के बारे में डिस्कशन इस वीडियो में नहीं करूंगा क्योंकि प्लान बहुत सारे अवेलेबल हैं टाटा के पास में इस टाइम पे, और अगर पूरे प्लान पे अगर मैं इंडिविजुअल अगर वीडियो बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। और आई डोंट थिंक सो कि आप वो सारे प्लान्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। आपका मानना ये है कि मुझे वो फंड चाहिए, वो प्लान चाहिए, यहाँ पे रिटर्न मुझे बढ़िया मिले। तो जिस एजेंट से एडवाइस है आप इस प्लान को डिस्कस करें, एक बार आप उनसे डिस्कस कर लो सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग जो भी प्लान के अंदर होता है। कुछ अगर डाउट अगर आता है अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। रिस्क की बात करें, एक बार रिस्क को भी अंडरस्टैंड कर लेना, बिकॉज इसमें आप जो पैसे इन्वेस्ट करने के जा रहे हैं आपका पैसा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से रहेगा, गारंटी कुछ भी नहीं है, तो रिस्क होने वाला है यहाँ पे वेरी हाई। आई होप यहाँ तक सारी चीज क्लियर होंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अगर क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।